नमस्कार दोस्तों। हिंदी की दूसरी कक्षा में आज हम लोग कल जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। आज प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हमने इसको 3 रूपों में विभाजित किया है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, भाषा विकास के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। अब सामान्य हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सामान्य हिंदी के अंतर्गत ही हम लोग हिंदी व्याकरण और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको सीखेंगे। और उसके बाद अब इसमें हिंदी व्याकरण होगा, इसके बाद हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो 3 रूपों में हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि तकरीबन 1 लेक्चर इस पे हो गया है, दूसरा लेक्चर होगा, फिर 1 लेक्चर और लेंगे तो ये जो हिंदी भाषा है वो समाप्त हो जाएगा। हिंदी भाषा के बारे में जितनी भी बातें कर रहे हैं वो 3 लेक्चर में, 3 क्लासेस में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हिंदी व्याकरण चलेगा, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, इसलिए इसका ये कई क्लासेस में ख़त्म होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे आराम से। अभी सीखते हैं हम लोग कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे आइए सीखते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने सीखा कि हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास कैसे हुआ। तो देखिए, अपभ्रंश से ही सारी हिंदी, अपभ्रंश से ही भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश, अवहट एक भाषा थी, उसके बाद अपभ्रंश थी। तो अवहट जो थी वो संक्रमणकालीन भाषा थी और उसके बाद अवहट आया। तो अवहट के बाद ही अपभ्रंश से ही भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो आइए देखेंगे कि अपभ्रंश के अंतर्गत किन किन भाषाओं का विकास हुआ। यहाँ से हम लोग देखेंगे अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो अपभ्रंश में सौरसेनी बोली जाती थी प्राचीन का मतलब जब अपभ्रंश बोला जाता था। तो अपभ्रंश में अपभ्रंश किन क्षेत्रों में बोली जाती थी वो जानना जरूरी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सौरसेनी भाषा थी अपभ्रंश, और सौरसेनी से ही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। तो देखिए, इस मैप में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब यहाँ पे सौरसेनी किस प्रांत में बोली जाती थी? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी का मतलब इधर, ये पश्चिम है, तो उत्तर का पश्चिम, ये पश्चिमी में, इस पश्चिमी भाग में, इस वाले भाग में क्या बोली जाती थी? सौरसेनी बोली जाती थी। यानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब ये यहाँ तक पूरा आया है, यहाँ तक आया है। इधर पूरा राजस्थानी बोली जाती थी, ये पूरा गुजराती बेल्ट है, गुजरात का बेल्ट है, तो गुजराती बोली जाती थी। और पश्चिमी हिंदी, जैसे मान लीजिए कि खड़ी बोली भी एक पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। तो इस प्रकार की भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई किससे? सौरसेनी से। इसके बाद अर्धमागधी भाषा ये पूर्व में बोली जाती थी। तो जो पूर्व में बोली जाती थी हिंदी, देखिए पूर्व में हिंदी कहाँ बोली जाती थी? आज के समय में पूर्व में हिंदी कहाँ बोली जाती है? बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये पूर्व में जो भी हिंदी बोली जाती थी, तो ये अर्धमागधी से ये भाषाएं विकसित हुई। अपभ्रंश के अर्धमागधी भाषा से पूर्वी में हिंदी भाषाएं और कुछ बोलियां, कुछ उपभाषाएं विकसित हुई। इसके बाद अब बातें हैं मागधी की। तो मगध से वर्ड आता है मागधी। तो मागधी में 4 भाषाएं विकसित हुई। कौन कौन सी? बिहारी, बिहार के लोग, बिहार पहले क्या था? बंगाल राज्य था।
पूरा ये प्रांत ही बंगाल था। फिर बंगाल का विभाजन हुआ, कुछ हिस्सा बिहार में आ गया, फिर बिहार का भी विभाजन हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार में आया, कुछ बंगाल का विभाजन हुआ तो एक बंगाल में आया, बिहार में आया, और एक पूरा का पूरा देश ही बन गया बांग्लादेश। तो इतना बड़ा पूरा प्रांत था बंगाल। तो बंगाल, अब इसमें जो भाषा बोली गई वो बांग्ला भाषा बोली गई। तो देखिए बांग्ला पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। वेस्ट बंगाल इसको क्यों बोला जाता है ये ईस्ट में, लेकिन बोला जाता है इसको वेस्ट बंगाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए ये बांग्लादेश है, ये भी बंगाल था, ये भी बंगाल, ये दोनों पूरा बंगाल ही था पहले। तो ये बांग्लादेश क्या है, ईस्ट में है, और ये बांग्लादेश से वेस्ट में है, तो इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है। इससे इंडिया का वेस्ट तो ये है, इसको ईस्ट बंगाल बोला जाना चाहिए, लेकिन इसको वेस्ट बंगाल इसीलिए बोला जाता है कि ये बांग्ला भाषी क्षेत्र है और ये वेस्ट में है। ये वेस्ट वाला पार्ट हमारे भारत का भाग है, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है। तो वेस्ट बंगाल में भाषा विकसित हुई कौन सी, बांग्ला। इसके बाद वेस्ट बंगाल से ही सटा हुआ है उड़ीसा। उड़ीसा में उड़िया भाषा विकसित हुई, किससे, मागधी से। उसके बाद ये असम के प्रदेश में, ये देखिए यहाँ पे मेघालय और असम है, तो ये असम में असमिया भाषा विकसित हुई, किससे, मागधी से। अब एक फिर भाषा आती है खस भाषा, पहाड़ी भाषा है। तो देखिए पूरा का पूरा पहाड़ी भाषा वो किधर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हिस्से हैं वो क्या हैं, पूरे पहाड़ी क्षेत्र हैं। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र तो ये भी है, ये कश्मीरी भी है, कश्मीर भी आ जाता है, और कुछ पंजाब का कुछ प्रांत आ जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन खासकर कश्मीर की अपनी कश्मीरी भाषा थी, जो हिंदी से जो इन्हीं भाषाओं से वो भी क्या हुई, विकसित हुई। अब ये यहाँ पे खस यानी इससे पहाड़ी भाषा विकसित हुई। इसके बाद आते हैं ब्राचड़। तो देखिए ब्राचड़ इसी खस से पश्चिम में जो पंजाब का प्रांत है, ये पंजाब का जो प्रांत है, इधर ब्राचड़ बोला जाता था। ब्राचड़ भाषा जो अपभ्रंश है, एक भाषा ब्राचड़ भाषा बोली जाती थी। और पंजाबी के साथ साथ अब ये जो पाकिस्तान का जो पूरा प्रांत है और कुछ पंजाब का प्रांत, दोनों को मिला के इसको सिंध का प्रांत बोला जाता है। सिंध का प्रांत, इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। तो ये पूरा सिंध और पंजाब का प्रांत ब्राचड़ बोला जाता था। तो ब्राचड़ से इन भाषाओं का उदय हुआ। इसके बाद महाराष्ट्री आ जाइए। तो महाराष्ट्री ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्री भी क्या है, अपभ्रंश से ही महाराष्ट्री का भी, यानी मराठी का, पहले महाराष्ट्री बोली जाती थी, फिर मराठी भाषा का उद्भव हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अपभ्रंश से ही भारतीय आर्य भाषाओं का धीरे धीरे विकास हुआ है। हमने देखा पिछली कक्षा में कि अपभ्रंश से हिंदी तक पहुंचने में, आधुनिक काल की भाषा हिंदी तक पहुंचने में तकरीबन 500 साल लगे, और इन 500 सालों में इस भाषा का विकास हुआ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इन भाषाओं में परिवर्तन कैसे होता है, आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि भाषा में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए अपभ्रंश से इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो देखिए अगर भाषा में परिवर्तन होता है तो उसके विभिन्न कारण होते हैं, जैसे कि समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होता है, जन्म से, जाति से, इसके साथ साथ मानसिक स्थिति में, इसके साथ साथ जलवायु के कारण, स्थान के बदलने से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, उसके बाद जातीय परिवर्तन, इन सारी चीज़ों से भाषा का परिवर्तन होता है। तो भाषा का परिवर्तन धीरे धीरे, एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। अब भाषा का विकास क्रम क्या है, देखिए भाषा का विकास क्रम ये है। सबसे पहले भाषा बोली के रूप में आरंभ होती है। भाषा सबसे पहले बोली के रूप में आरंभ होती है। तो बोली क्या है, बोली की अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप ही क्या है, बोली है।
या दूसरे शब्दों में कहें कि भाषा का वह अल्प विकसित रूप जो स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होती है, जिसके अंतर्गत स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप ही बोली कहलाता है, जिसके अंतर्गत कोई साहित्यिक रचना नहीं की जाती है और न ही उसको लिखा जाता है, उसे कहा जाता है बोली। और ये काफ़ी संक्षिप्त, काफ़ी छोटे से प्रांत में बोली जाती है। हमने बताया क्षेत्रीय रूप, यानी एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप ही क्या है, बोली है। अब बोली के बाद बात आती है उपभाषा की। तो उपभाषा, अगर यही बोली का जो क्षेत्र है और दायरा थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत, इस बोली के उपभाषा के अंतर्गत साहित्यिक रचना भी की जाती है, इसको लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है। तो भाषा और उपभाषा में, बोली और उपभाषा में अंतर क्या है? बोली और उपभाषा में अंतर है कि बोली का जो क्षेत्र है वो काफ़ी छोटा है और वही उपभाषा का क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वही बोली अनेक प्रांतों में बोली जाती है और लिखी जाने लगती है, उसके साथ साथ वो उसके अंतर्गत, उस उपभाषा के अंतर्गत या बोली के अंतर्गत साहित्यिक रचना होने लगती है, तो वो उपभाषा में परिवर्तित हो जाती है। और बात की जाए भाषा की, तो यही उपभाषा एक विस्तृत क्षेत्र में, एक विशाल क्षेत्र में जब उसी भाषा को बोला जाता है, लिखा जाता है, साहित्यिक रचना की जाती है तथा एक दूसरे से संचार माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, जगह जगह संचार माध्यम के रूप में, कम्युनिकेशन प्रोसेस के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसे हम भाषा का रूप दे देते हैं। तो इस तरीके से भाषा का विकास हुआ है और अपभ्रंश से ही भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैप पे एक चीज़ और देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई बता नहीं, हिंदी के टीचर ये बताते नहीं हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ हिंदी पे ही कंसंट्रेट होते हैं कि हिंदी ही बस बताना है, इसके अलावा हिंदी से रिलेटेड और कुछ नहीं। लेकिन आज के समय में अगर कॉन्सेप्ट को तरीके से मैनिपुलेट करके अगर बताया जाए अच्छे से, जो सही हो, बिल्कुल सही हो, सटीक हो, तो समझ में अच्छे से आता है और उन्हें किन्हीं 2 या 2 से अधिक विषयों का सहारा भी लेना पड़ता है। तो देखिए, हमने इसमें ज्योग्राफी का सहारा लिया है। ऐसे ये इंडिया का मैप है। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं और वहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। इससे पहले आइए एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखिए, जब भारत का संविधान का गठन हुआ, इससे पहले एक चीज़ और जानिए, अभी यहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, इसके पहले कुछ चीज़ें और जानिए। हिंदी, इसको मिटा देते हैं। जितने भी विदेशी आक्रांता हैं वो पश्चिम और उत्तर के सिंह द्वार से ही भारत में आए हैं। और देखिए, पश्चिम उत्तर के सिंह द्वार यानी इधर से आए हैं, ये या तो उत्तर से आए हैं और ये इधर से आए हैं। हमने कल देखा था कि ये हिमालय पर्वत है, हिमालय को पार करना पड़ेगा, और साथ में अगर इधर से आते हैं तो पहले ये पूरा पाकिस्तान वगैरह क्या था, भारत का पार्ट था, अखंड भारत था। आज़ादी के समय ये अलग हो गया, फिर आज़ादी के फिर कुछ सालों बाद ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश। चूँकि मुस्लिम बहुल राज्य थे, ये भी मुस्लिम बहुल, तो मुस्लिम लीग ने ऐसा किया कि ऐसा प्रपंच किया कि भारत 2 डोमिनियन स्टेट्स में डिवाइड होगा, एक धर्म के आधार पर, और जो हमारा भारत है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हर धर्मों के लोग रहते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि एकता में अनेकता। हाँ, आक्रांता जब आते थे तो यहाँ भी हिंदुकुश, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों को भी इन्हें पार करना पड़ता था। और हम लोगों ने कल देखा कि ये मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है, तिब्बत के पठारों में एक बड़ा सा झील है, मानसरोवर झील। यहाँ से कुछ प्रमुख नदियाँ, भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियाँ यहाँ से निकली हैं, उनका उद्गम स्थल है। तो एक तो ये है कि ब्रह्मपुत्रा ऐसे नदी आती है,
इसके 4 नाम हैं अलग अलग। ब्रह्मपुत्रा इसको बोला जाता है आसाम में, बाकी जमुना बोला जाता है इधर अरुणाचल प्रदेश में, इसका दूसरा नाम है। और यहीं से एक और नदी निकलती है ऐसे, वो सिंध नदी निकलती है, जो भारत के कश्मीर राज्य से होते हुए, पाकिस्तान प्रांत से होते हुए ऐसे अरब सागर में गिरती है, अरबियन सी में गिरती है। तो ये जो सिंध नदी को जब भी ये आते थे तो ये सिंध नदी को पार करते थे, इन्हें सिंध नदी को पार करना पड़ता था। सिंध का मतलब इंदस, देखिए सिंध, सिंधु नदी, सिंध बोला जाता है, उच्चारण में ऊ की मात्रा को साइलेंट कर देते हैं। तो सिंधु नदी, इसको इंग्लिश में इंदस बोलते हैं। देखिए यहीं से भारत का नाम भी आया है कि इंदस से वर्ड आ गया इंडिया, और सिंधु से वर्ड आ गया, जो ईरानी थे, ईरानी आक्रांता थे, वो आते थे तो उनका जो वर्ड था, उनकी भाषा थी फारसी भाषा थी। तो फारसी में वो स को ह बोलते थे, स को ह बोलते थे, और ध को द बोलते थे, ह और द। और यहीं से सिंध को इन्होंने पढ़ा, हिंद पढ़ा, हिंद पढ़ा, और इसी हिंद पे ई की मात्रा लगा दी तो हिंदी, यानी हिंदुस्तान के निवासी, भारत के निवासी, हिंदी, या हिंदी मतलब हिंदी बोलने वाले लोगों का देश। तो यहाँ से हिंदी वर्ड की उत्पत्ति हुई है। चूँकि ये एक फारसी भाषा है, हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन हिंदी शब्द ही फारसी भाषा है। ये वही बात है कि हमारे घर लड़का हुआ और पड़ोसी ने उसका नामकरण कर दिया, तो भाषा हमारी है, पूरी की पूरी भाषा है। इसका मतलब ये अपभ्रंश से इस आर्य भाषाओं का विकास होता है, और ये धीरे धीरे बड़ी होती है। आज प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलने में पूरे विश्व में, कल हम लोगों ने देखा कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा को एक विशेष दर्जा दिया जाने का प्रयत्न किया जा रहा है भारत के द्वारा, और विश्व के तमाम देशों में ये भाषा बोली जा रही है आज के समय में। तो पूरी भाषा थी, लेकिन इस हिंदी का नामकरण किया फारसियों ने। इसके बाद अब देखिए, इस हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संविधान में दर्जा प्राप्त है। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान के बनने में कुछ समय लगा, 2 सालों के करीब, 2-2.5 सालों के करीब। और उस समय में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, संपूर्ण आज़ादी मिली। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, यानी तकरीबन 2.5 सालों के बाद, संविधान लागू हुआ। और उतना समय लगा भारत को अपना संविधान का निर्माण करने में। तो देखिए, संविधान के 17वें भाग में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। यानी राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा, राजकाज मतलब जो राज व्यवस्था चलेगी, जो कार्यक्रम होगा, उसकी जो भाषा होगी, उसके बारे में उल्लिखित है। तो इसके अंतर्गत कई भाषाएं हैं। तो जब संविधान बना तो उस समय संविधान में 14 भाषाओं को, देखिए 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया, 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले 14 भाषाएं देख लेंगे, उसके बाद और भी सारी चीज़ें इससे हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, प्राचीन भाषा थी संस्कृत, तो संस्कृत को भी क्या हुआ, उन्होंने दर्जा दिया। तो सबसे पहला तो हो गया, इसको मिटा देते हैं, पहला ही भाषा हो गया क्या, संस्कृत। संस्कृत के बाद हिंदी, जाहिर सी बात है, हिंदी ज़्यादा प्रदेशों में बोली जाती है, तो राजभाषा हिंदी। उसके बाद उर्दू भी क्या थी, भाषा थी। उर्दू के बाद देखिए, अब हिंदी, उर्दू और संस्कृत। इसके बाद ये तमिलनाडु में
बोलने वाले लोग तमिलनाडु के लोग हैं, तो तमिल बोलने वाले। देखिए तमिल को अगर आप तमिल भाषा में सीखेंगे तो तमिल का मतलब होता है भाषा है, नाडु का मतलब देश, तमिल देश को ही तमिलनाडु बोला जाता है। तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। अब ये जो भी आंध्र प्रदेश और आज के समय का जो तेलंगाना राज्य है, यहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, कन्नड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, कन्नड़ भाषा। इसके बाद केरल में मलयालम बोला जाता है। बात की जाए अगर यहाँ की महाराष्ट्र की, ये पूरा का पूरा बेल्ट महाराष्ट्र का है ऐसे, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। अब अगर बात की जाए यहाँ उड़ीसा की, तो उड़िया को भी संविधान में 14 भाषाओं में शामिल किया गया था। तो देखिए अब भाषाएं गिनते जाइए, 3 भाषाएं ये हो गई, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए असमिया को, ये असम है तो असमिया भी भाषा, चूँकि देखिए सौरसेनी से असमिया हुई है तो असमिया भाषा को भी संविधान में दर्जा दिया गया। इसके बाद गुजराती, पंजाब की पंजाबी भाषा। इसके बाद यहाँ की भाषा बंगाल की जो भाषा थी बांग्ला, इसको भी दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ हाँ, और कौन सा राज्य छूट रहा है, राजस्थानी तो हिंदी बोली जाती है। इसके बाद हाँ कश्मीर में कश्मीरी भाषा को भी दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ 1 मिनट, तो देखिए इतनी सारी भाषाएं थी, गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया। स्टार्टिंग में रखा गया जब संविधान का गठन हुआ, फिर बाद में कुछ और भाषाएं इसमें ऐड हुई और टोटल अभी तक कुल 22 भाषाएं संविधान में उल्लिखित हैं। इसके साथ साथ भारत में कई राज्यों में कुछ बोलियां बोली जाती हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, अवधी भी बोलते हैं। अगर आप चले जाइए इधर लखनऊ साइड में चले जाइए, सीतापुर लखनऊ, ये अवध का क्षेत्र है तो अवधी बोली जाती है। तो अलग अलग प्रांतों में, आप कानपुर चले जाइए तो वहाँ कानपुरिया बोली जाती है। सहारनपुर चले जाइए या पश्चिमी भाग में चले जाइए तो खड़ी बोली। तो वो भाषा नहीं है, भाषा से ही वो विकसित हुआ है बोली। तो खड़ी बोली को देखिए, जो मुस्लिम शासक आए भारत में, उन्होंने खड़ी बोली को बढ़ावा दिया और खड़ी बोली पूरे उनका जो क्षेत्र था, शासन का क्षेत्र था, दिल्ली और उसके आसपास के सटे जो क्षेत्र थे, खड़ी बोली का वहाँ पे विकास ज़्यादा हुआ। तो खड़ी बोली वहाँ पे लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। इसके साथ साथ कुछ उपभाषाएं थी, कुछ बोलियां थी जिनको संविधान में अभी भी देने की जद्दोजहद हो रही है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। दोस्तों, जो हिंदी का जो प्रदेश है, हिंदी प्रदेश के नाम से जो जाना जाता है, तो हिंदी भारत, हम लोग जान चुके हैं कि हिंदी भारत में लगभग 41% से ज़्यादा लोग, भारत की कुल जनसंख्या के 41% से ज़्यादा लोग, अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हिंदी का जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी विशाल क्षेत्र है। तो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कई राज्य आ जाते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार का कुछ भाग, इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा, छत्तीसगढ़, एमपी, इसके बाद राजस्थान, इसके साथ साथ हरियाणा हिंदी के अंतर्गत आता है। इसके बाद पंजाब का कुछ भाग, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं, और एक नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली, एनसीआर। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इतने राज्यों में इतना बड़ा विस्तृत प्रदेश है। देखिए, अगर ये भारत का मैप है तो इसमें देखा जाए तो ये इतने बड़े विकसित,
इतने विस्तृत रूप में हिंदी भाषा को बोला जाता है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियां, जैसा कि यहाँ लिखा है, कुल 18 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो आइए देखते हैं कि इन 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां हैं और उनके बोले जाने का क्षेत्र कहाँ है, किन क्षेत्रों में वो बोली जाती हैं। 1 बाय 1 आइए देखते हैं। काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो हिंदी की बोलियां मुख्यतः 5 उपभाषाओं में, हिंदी भाषा, उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो देखिए, पश्चिमी हिंदी का मतलब, अगर ये इंडिया का अगर मैप ले लिया जाए तो देखिए कुछ इस तरीके से मैप है। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिम का मतलब इस साइड की, तो जो ये बेल्ट आती है वो पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। तो इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? बुंदेली। तो बुंदेली देखिए, बुंदेली छतरपुर का जो क्षेत्र है, छतरपुर का क्षेत्र, ये छतरपुर यहाँ मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के आसपास, सॉरी ये देखिए वेस्ट का ये वाला पार्ट है। तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से जब मिलती है तो आसपास ही है। तो उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी ये दोनों बोली बोली जाती है। यानी बुंदेली जो बोली है छतरपुर में बोली जाती है। इसके साथ कन्नौजी। तो देखिए इसी से सट के, मध्य प्रदेश से ही सट के उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कन्नौज। तो वहाँ पे और उसके आसपास कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा की अगर बात करें तो ब्रज भाषा देखिए, मथुरा और आगरा जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं, मथुरा और आगरा जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं, इस क्षेत्र पे ब्रज भाषा बोली जाती है। इसके बाद खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हम लोगों ने बात किया था कि खड़ी बोली को सबसे ज़्यादा उसका विकास किया जो मुस्लिम शासक भारत में आए। तो उनका जो भी राज क्षेत्र था, शासन का क्षेत्र था, उसमें इन्होंने खड़ी भाषा का विकास किया, खड़ी बोली का विकास किया। तो खड़ी बोली के अंतर्गत देखिए दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और पूरा NCR के जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वो सारे ज़िलों में लगभग खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली एक हिंदी भाषा का ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, तो ये बोली के रूप में आ जाता है। इसके बाद बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी, दूसरे नामों में इसको हरियाणवी भी कहा जाता है। तो बांगरू हरियाणा के रोहतक ज़िला है, रोहतक ज़िले से बोली जाती है और रोहतक के आसपास। अब पूरा हरियाणा बांगरू भाषा बोलता है, पूरा हरियाणा में। अब ये बोली क्या हो गई, धीरे धीरे पूरे हरियाणा में विकसित हो रही है। तो रोहतक में इसको सबसे ज़्यादा बोला जाता है। इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? रोहतक से हुआ था। अब बात करें पूर्वी हिंदी की। तो देखिए भारत के पूर्व में क्या है, ये वाला पार्ट भारत का पूर्व है। तो पूर्व में देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं? 3 भाषाएं हैं, अवधी बघेली और उसके बाद छत्तीसगढ़ी। तो देखिए पूर्व में क्या है? अवध का जो क्षेत्र है, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद, ये अवधी बोली का क्षेत्र है। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। बघेली, रीवा मध्य प्रदेश में है, एक ज़िला है, मध्य प्रदेश का ज़िला है। तो मध्य प्रदेश रीवा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं सोनभद्र से सटा हुआ है। सोनभद्र, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से सटा हुआ है। इन तीनों राज्यों के आसपास रीवा पड़ता है। तो रीवा और इन क्षेत्रों के आसपास बघेली बोली जाती है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ी। अगर छत्तीसगढ़ी की बात की जाए तो सन 2000 में मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का जो ज़िला हुआ रायपुर, तो रायपुर और रायपुर से सटे हुए जो प्रांत हैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है।
छत्तीसगढ़ी बोली में काफ़ी एक मशहूर सिंगर हैं, दिल्ली 6 में शायद उन्होंने गाना गाया है। तो छत्तीसगढ़ी भी भाषा अब एक छत्तीसगढ़ी बोली भी एक विस्तृत रूप में फैल रही है। धीरे धीरे लोग छत्तीसगढ़ी को उपभाषाओं को और उपभाषा और बोलियों को लोग इस समय ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। पहले बोली जो लोग बोलते थे, सपोज़ मैं भोजपुरी बोलता हूँ बोली की तौर पे, और भाषाएं हमें लगभग 3 आती हैं, हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी थोड़ी कन्नड़ आती है। तो 3 भाषाओं के अंतर्गत अब बोली को लोग जब बोलते थे तो उन्हें एक अजीब सा लगता था कि बोली से हमारा जो बैकग्राउंड है, क्षेत्र है, उसको जानेंगे और ये जानेंगे कि अगर हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो थोड़ी सी उन्हें अटपटा सा लगता था। लेकिन अब ये लोगों ने इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के बोली को अधिकतम तौर पे बोलना शुरू किया। बात करें बिहारी हिंदी की, तो देखिए बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं हैं जो बिहार के आसपास बोली जाती है। तो देखा जाए तो पूरे बिहार के पूरे पार्ट में बोली जाती है। तो देखिए मगही बोली गया में बोली जाती है। मैथिली बोली दरभंगा जिला में बोली जाती है, बिहार के ही ज़िले हैं दरभंगा। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे हम लोग हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, इसके साथ साथ बनारस, जौनपुर, उसके बाद बनारस, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, उसके बाद महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, ये सारा जो बेल्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, ये भोजपुरी भाषा बोलता है, भोजपुरी बोली बोलता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी को मुख्य रूप से बोला जाता है, भोजपुरी भाषा को। तो ये मैं भाषा बोल रहा हूँ बार बार, बोली है। इस बोली का भी एक विस्तृत क्षेत्र है और इस बोली में अब धीरे धीरे इस बोली में लोग लिख भी रहे हैं, फिल्में भी बन रही हैं, जो फिल्में बन रही हैं, लोकगीत गाए जाते हैं भोजपुरी में। तो इसका भी क्षेत्र क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। ये इसको भी बिहार और यूपी के पूर्वी क्षेत्रों से इसको एक उपभाषा के रूप में दर्जा देने की मांग उठ रही है। अब आते हैं फोर्थ, जो चौथी उपभाषा है, पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी जाहिर सी बात है इन पहाड़ों पे होंगी। ये जो पहाड़ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साइड में जो पहाड़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे होगा। तो देखिए पहाड़ी में मंडियाली, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला है, कांगड़ा से सटा हुआ कांगड़ा जिला है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और राजधानी से ही जस्ट सटा हुआ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और कांगड़ा के बाद मंडी, कांगड़ा से ही सटा हुआ मंडी है। तो देखिए मंडी जिला और मंडी के आसपास जिलों में मंडियाली बोली जाती है। इसके बाद गढ़वाली, टिहरी और गढ़वाल उत्तराखंड के, ये उत्तराखंड में आता है। टिहरी और गढ़वाल उत्तर प्रदेश का ही ये एक भाग था। पहले उत्तर प्रदेश 3 प्रांतों में बटा हुआ था, पहाड़ी, मध्य भाग और पठारी भाग। मध्य का मैदान, पहाड़ी भाग और पठारी भाग। तो जो पहाड़ी भाग था वो कट गया, 13 जिलों को लेके एक नया प्रदेश बन गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी और गढ़वाल। तो यहाँ पे गढ़वाली बोली जाती है। कुमाऊनी, अल्मोड़ा, नैनीताल इधर और कुमाऊं की जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में कुमाऊनी बोली को मुख्य रूप से बोला जाता है। अब आते हैं राजस्थानी हिंदी। तो देखिए राजस्थान किधर है, भारत के वेस्ट में है। वेस्ट का मतलब पश्चिम में है। तो पश्चिम में राजस्थानी बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के रूप में बोली जाती है और उसके अंतर्गत कुल 4 उपभाषाएं आती है। तो भाषाएं देखिए गिन लें, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गई, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो देखिए गिन लीजिए, 3 3 3 9 9 5 14 14 और ये 4, टोटल 18 उपभाषाएं इन 5 प्रमुख 18 बोलियां इन 5 प्रमुख उपभाषाओं, हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थानी हिंदी में देखिए मेवाड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के
जिले और इनके आसपास के क्षेत्रों में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। आपने जगह जगह देखा होगा मेवाड़ प्रेम करके, उससे एक आता है पीने का गर्मियों के समय में ठंडा। तो मेवाड़ी, उधर के लोग मेवाड़ी बोली को बोलते हैं। मेवाती, अलवर, भरतपुर, गुड़गांव। देखिए मेवात एक ज़िला है, उसका एक और नाम है नूह, एक मुस्लिम बाहुल ज़िला है हरियाणा का। और उसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, एक ग्रीन बेल्ट है हरियाणा और राजस्थान को, एक ग्रीन बेल्ट का मतलब पेड़ों की एक कतार, लंबी कतार है रेगिस्तान को और आगे तक बढ़ने से रोकने के लिए। तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र उदयपुर, अलवर, भरतपुर और गुड़गांव और मेवात, नूह, उधर के पूरे जितने भी ज़िले हैं उधर ये मेवाती बोली बोली जाती है। इसके बाद हाड़ौती। हाड़ौती भी एक प्रकार की बोली है जो राजस्थान के मध्य के भाग में बोली जाती है। जैसे कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, इन ज़िलों में और इनके आसपास के क्षेत्रों में हाड़ौती बोली बोली जाती है। बात करें मारवाड़ी की, तो मारवाड़ी जो सबसे पाकिस्तान के सटे हुए जो भी ज़िले हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश, भारत के सबसे ज़्यादा गर्म ज़िले, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ये रेगिस्तान के पास, जो भारत का थार रेगिस्तान है इसके पास। तो मारवाड़ी देखिए कहाँ पे बोली जाती है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उसके आसपास के ज़िलों में। तो देखिए जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर सब क्या है, सब ये पाकिस्तान से सटे हुए ज़िले हैं। जैसलमेर में ही एक जगह है ब्रियावली, वहाँ पे हर साल भारत का सबसे अधिक तापमान अंकित किया जाता है। तापमान सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। हर साल का सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान ज्ञात किया जाता है जैसलमेर के ज़िले के ब्रियावली नामक जगह पे। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में, पूरे बेल्ट में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और मारवाड़ी लोग काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। बिजनेस के पर्पस से भारत के अनेक हिस्सों में ये लोग फैले हुए हैं। चूँकि इनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सारा कुछ रेत के टीले हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इतना विकास नहीं हो पाया। एक इंदिरा गांधी कनाल खोदा गया था आज़ादी के बाद, तो उससे कुछ कृषि योग्य ज़मीन मिली, कृषि करने योग्य इन्हें पानी वगैरह मिला, लेकिन फिर भी ये लोग मोस्टली इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो बिजनेस के ऊपर और व्यापार के ऊपर ही टिका होता है। तो ये काफ़ी अच्छे लोग होते हैं और भारत के अनेक हिस्सों में ये लोग फैले हैं। इनके पहनावे से ही आप इन्हें पहचान जाएंगे कि ये राजस्थानी मारवाड़ी क्षेत्र के हैं। तो ये थी प्रमुख बोलियां, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां। और हमने देखा कि हिंदी का जो क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो प्रमुख रूप से इन जिलों, इन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में, उपन्यास के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कि हिंदी भाषा का अब आधुनिक समय में कैसे कैसे विकास क्रम हुआ और कौन कौन से संपादक रहे, कैसे कैसे अखबार कौन से छपे, और भी सारी चीज़ें हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रह गई, कहाँ पे गड़बड़ी हुई या कहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।